इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेस 3 हैं और जो पहला सोर्स है वो हमारे पास कोल है, दूसरा सोर्स पेट्रोलियम है और तीसरा सोर्स है नेचुरल गैस है। जो कोल होता है सॉलिड है इसका फिजिकल स्टेट, जबकि पेट्रोलियम का फिजिकल स्टेट लिक्विड है और नेचुरल गैस का जो फिजिकल स्टेट है ये गैसियस फॉर्म में होता है। और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कलेक्टिवली इनको फॉसल रिमेन्स या फॉसल फ्यूल भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोल क्या चीज़ है। देखिए, एक ब्लैक शाइनी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो ज़मीन के अंदर यानी डेड प्लांट के डीके, उनके ब्रेक डाउन होने से पैदा होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कोल कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, आ ब्लैक शाइनी सॉलिड सब्सटेंस which is produced by decaying our trees, but it is called coal। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल यानी कोल किस तरह बन जाता है। देखें कि जब प्लांट डेड होते हैं और डेड होने के बाद या किसी सैलाब या किसी फ्लड या किसी और चीज़ की वजह से जब ये ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और धंसने के नतीजे में डेड प्लांट्स, तो फिर ज़मीन के अंदर उसके तह में एक प्रेशर होता है जिसको सेडिमेंटेशन प्रेशर कहते हैं। तो उस हाई प्रेशर के अंडर में क्या होता है, बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो डेड प्लांट होता है ये एक दूसरा शक्ल इख्तियार करता है। वो कैसे? हाई प्रेशर और बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक डार्क ब्राउन सा एक सॉफ्ट सब्सटेंस पैदा होता है, उसको पीट कहते हैं। और इसके अंदर जो कार्बन की मकदार होती है वो 55% होता है। और उसके बाद ज़मीन के अंदर मज़ीद हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से यानी ये मज़ीद रिएक्शन होती है इसके अंदर और नतीजे के तौर पर ये एक और शक्ल इख्तियार करता है जो कि लाइट ब्राउन शक्ल का होता है और स्पॉन्ज टाइप का होता है और इसमें 65% कार्बन बनता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यानी डेड प्लांट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो इस सब्सटेंस को जो कि लाइट ब्राउन कलर का होता है इसको लिग्नाइट कहते हैं। मजीद जब सेडिमेंटेशन प्रेशर बढ़ जाता है ज़मीन के अंदर तो ऐसे में क्या होता है कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है उसके बाद, और इसके अंदर 80% कार्बन होता है और इस सब्सटेंस को बिटुमिनस कहते हैं। और फर्दर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अब ये जो बिटुमिनस है ये भी एक कोल का फॉर्म ही होता है। ये मज़ीद एक और यानी बिल्कुल ब्लैक और शाइनी और हार्ड यानी हार्ड सब्सटेंस पे में तब्दील होता है जिसमें 95% कार्बन होता है। तो उस सब्सटेंस को फाइनली एंथ्रेसाइट कहा जाता है और जिसको हम कोल भी कहते हैं। तो इसी तरह से कोल की फॉर्मेशन, लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं। यानी समझ लो कि डेड प्लांट से लेकर यानी कोल बनने तक, तकरीबन कोयला बनने तक, कोल को उर्दू में कोयला कहते हैं, और ये बनने तक तकरीबन मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। जब कोल बन जाता है और उसके बाद इसको ज़मीन से निकाला जाता है तो फिर उसके बाद उस कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं जिसको हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? देखें, किसी भी सब्सटेंस को एयर की एब्सेंस में हीट करने का नाम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। अगर किसी चीज़ को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करें तो उसको हम कंबशन कहते हैं, और जब किसी चीज़ को हम हीट करें, गर्म करें और उसको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो ऐसा अमल को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, द हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब आप देखिए, जब हम कोल को हीट करते हैं तो इस अमल को मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से समझाया हूँ। लेट्स सपोज हम कुछ कोल लेते हैं और इसको हम एक ट्यूब में इसको हम लेते हैं, दिस इज़ द ट्यूब, और फिर उसके बाद इस ट्यूब को हम क्या करते हैं
इस ट्यूब को हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, सील करते हैं ताकि एयर का यहाँ पर इंटर ना हो। और उसके बाद यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं और इस डिलीवरी ट्यूब को एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं या एक बीकर लेते हैं और जो कि वर्टिकल में रखते हैं, वर्टिकल फॉर्म में, और इसके अंदर हम वाटर डालते हैं और उसके बाद एक और जो है हमारे पास ट्यूब को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे में जब हम कोल को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो ऐसे में इस कोल के अंदर से एक कलरलेस यहाँ दिखाया गया है, एक कलरलेस एक गैस या वेपर्स पैदा होते हैं और ये वेपर्स इसी डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से दूसरे बीकर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद कुछ वेपर्स इसी वाटर के साथ मिक्स होने के बाद, यानी कुछ वेपर्स इस वाटर के साथ मिक्स होने के बाद एक ब्लैक कलर का लिक्विड बनाते हैं, जैसे कि मैंने पहले से ही दिखाया, और उस ब्लैक कलर लिक्विड को कोल तार कहते हैं। तो अब व्हाट इज द कोल तार? अ गैस इज ए डिसॉल्व विद अ वाटर इज कॉल्ड वाटर एंड फॉर्म एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज द कोल तार। यानी जो हमारे पास कलरलेस गैस आया है, यहाँ से गैसेस आ रहे हैं और ये गैसेस में से कुछ गैसेस क्या होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। पानी पहले ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होने के बाद उस पानी को, उस वाटर को एक ब्लैक लिक्विड में तब्दील करते हैं, तो उसका नाम क्या है? कोल तार है। इसके बाद कुछ गैसेस यानी इस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते बल्कि अनडिसॉल्व होते हैं और ये राइट साइड वाला ट्यूब के बाहर से निकलते हैं और इन गैसेस को कहते हैं कोल गैस कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा, गैस विच अनडिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड कोल गैस। अच्छा, इसके बाद देखें ये डिस्ट्रक्टिव, इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस कोल को जब हम हीट अप करते हैं, इसमें से एक पार्ट तो कोल गैस में तब्दील हुआ जो वाटर में डिसॉल्व हुआ, ब्लैक कलर का लिक्विड बनाया, और दूसरा जो गैस है वो अनडिसॉल्व होकर बाहर निकला, तो जिसको हम कोल गैस कहते हैं। लेकिन आफ्टर दी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कुछ सॉलिड फॉर्म में एक रेजिड्यू इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहता है, तो उस रेजिड्यू का नाम क्या है? कोक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, आ रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर हीटिंग इज कॉल्ड कोक। तो अब हमें समझ आ गया कि जब हम कोल को 500 से लेकर यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट अप करते हैं, तो इसके अंदर से 3 मेन कंपोनेंट्स बन जाते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट हमारे पास कोल तार है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास कोल गैस है जो गैसियस फॉर्म में, और तीसरा जो सब्सटेंस है जिसको हम कोक कहते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? मेन सोर्स ऑफ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा यानी बेशुमार होते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेन सोर्स है वो हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम। देखें, पेट्रोलियम बेसिकली ग्रीक ज़बान के 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसमें से पेट्रा का मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल। तो जैसे मैंने लिखा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो अब पेट्रोलियम का डिफिनीशन क्या बनेगा? देखिए, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं, इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, और इसके कई नाम हैं। तो ऐसे में हमारे बुक में इसको नॉर्मली पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के नाम से इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम का डिफिनीशन क्या है, यानी पेट्रोलियम होता क्या है। देखें, एक ब्लैक कलर का एक थिक स्टिकी लिक्विड होता है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। याद रखना कि पूरे दुनिया में नहीं बल्कि इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कुछ मतलब दुनिया के अंदर कुछ जगहों में पेट्रोलियम निकाला जाता है। ज़मीन के हर जगह से पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं होता है। तो उस ब्लैक थिक स्टिक लिक्विड का नाम क्या है? पेट्रोलियम कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा, आ ब्लैक थिक स्टिक लिक्विड सीप आउट ऑफ द ग्राउंड इन द सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम बेसिकली क्या है, देखिए इट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसमें कम से कम हाइड्रोकार्बन C1 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा C14 होते हैं, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन में C1 के मॉलिक्यूल यानी मीथेन और C40 तक कार्बन की मिकदार इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम C1 टू C14 है। इसके बाद जो तीसरा मेन सोर्स है वो हमारे पास नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस को मीथेन गैस भी कहते हैं। इसको मीथेन गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 85% मीथेन पाया जाता है, और पाकिस्तान में इसको सुई गैस भी कहा जाता है। सुई गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक गांव है जो सुई के नाम से है, और उसी गांव के अंदर में ये गैस निकाला गया है, तो लिहाजा पाकिस्तान में इसको सुई गैस भी कहा जाता है। अब सुई गैस क्या है, देखिए ये भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, सिंपली लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस, सुई गैस या मीथेन गैस कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड नेचुरल गैस। इन पाकिस्तान में इसको सुई गैस भी कहा जाता है, ये इसके ओरिजिन की वजह से। अब सुई गैस के अंदर जो मेन पोर्शन होता है वो 85% मीथेन होता है, और 15% जो है ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। हमें पता है कि अल्केन का फैमिली है, और इसके कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक ये सब गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग भी। तो लिहाजा जो नेचुरल गैस का जो फिजिकल स्टेट होता है ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन से पैदा होता है। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, वो ये है जब हम कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे क्या चीज़ें पैदा होती है। इसमें बेसिकली बेंजोल पैदा होता है, साइनाइड। बेंजोल बेसिकली हमारे पास बेंजीन और टोलिन का कम्बिनेशन होता है, साइनाइड और सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। तो इसी तरह से जब हम कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बेंजोल, साइनाइड और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हासिल होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड हासिल होते हैं वो हमारे पास कोल तार से हासिल होते हैं, जो कि हर तरह के एरोमेटिक और इसके अंदर एलिफेटिक हर तरह के कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद अक्सर एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल गैस, जब हम कोल गैस की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके अंदर से कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं। टोलिन है, बेंजीन के ऊपर आप CH3 लगाए उसको टोलिन कहते हैं, और जाइलिन है, इसको N कर देते हैं और एक CH3 लगाते हैं और आर्थो पोजीशन पे भी CH3 लगाते हैं तो जाइलिन बन जाता है। और इसके बाद फिनोल, तो हमें पता चला कि कोल गैस का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें टोलिन, जाइलिन, फिनोल पाया जाता है।